जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं हम उस तकनीक के बारे में जिसे रैट माइनर्स जानते हैं, यानी कि चूहा। रैट मीन्स होता है चूहा और माइनर्स आप तो जानते ही हैं कि जब खदानों की खुदाई होती है तो इनके बारे में जानेंगे। साथ साथ हम उस मशीन के बारे में जानेंगे जो एक अमेरिकी मशीन थी जिसे कहा जाता है आगर मशीन। इसकी चर्चा आपने लगातार सुनी पिछले 17 दिनों से। जब 25 नवंबर को मजदूर में टनल में फंसे थे तब से लगातार ये कार्यक्रम हो रहा था और अब जाकर सारे के सारे मजदूर बाहर निकल चुके हैं। हमने एक सेशन पहले भी कर रखा था जब ये टनल में मजदूर फंसे हुए थे और हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा दिन लगेगा। हमने उस समय बताया था कि 1 से 2 दिनों के अंदर में सारे मजदूर निकल जाएंगे। हालांकि लगातार मैं इस पे निगरानी बनाए रखा था कि क्या गतिविधि हो रही थी और हम भी चाहते थे कि कितनी जल्द से जल्द ये मज़दूर बाहर निकलें जो हमारे श्रमिक भाई हैं, लेकिन इन्हें निकलने में इतना समय लग गया और किन तकनीकियों की वजह से ये बाहर आए और देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। और आइए जानते हैं पूरे डिटेल में। 25 नवंबर को मजदूर टनल में फंसे थे और अमेरिकी आगर मशीन को उसमें लगाया गया था खुदाई करने के लिए, जो 14 दिन हो चुके थे। तभी अमेरिकी आगर मशीन का जो ब्लेड था वो टूट जाता है। मलबे में दबे सरिये और लोहे में फंसकर आगर के पुर्जे टूट जाते हैं और इसके बाद 2 दिनों तक काम बंद हो जाता है। इसके साथ ही साथ पूरे देश की सांसें अटकी हुई थी कि इन मजदूरों की मानसिक स्थिति क्या होगी। हालांकि लगातार बड़े बड़े अधिकारी, साथ ही साथ देश के जो राज्य के उत्तरकाशी के या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, देश के पीएमओ से भी प्रधानमंत्री कार्यालय जो होता है वहाँ से भी चीज़ें सामने निकल के आ रही थी कि उनकी भी निगरानी पूरी इस जो घटनाक्रम था बना हुआ था। लेकिन सबको भय ये लग रहा था कि जब आगर मशीन टूट चुकी है तो इसका जो ब्लेड होता है जिससे ये तोड़ी जाती है ये टूट चुका है, तो अब किस प्रकार से मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, किस तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। तो 27 नवंबर को कुछ और घटना घटती है। बात करते हैं जब मजदूरों को निकालने की कोई तकनीकी काम नहीं हो पाई तो मैन्युअली यानी कि हाथों के द्वारा इसे निकालने का निर्णय किया गया। 6 रैट माइनर्स की टीम बुलाई गई। रैट माइनर्स वो होते हैं जो चोरी करते हैं, यानी कि अक्सर ज़्यादातर इन्हें चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। ये हाथों से चूहे की तरह खुदाई करते हैं। आप जानते हैं कि चूहे कितने बड़ी बड़ी दीवालों में, कितने बड़े बड़े पहाड़ों में छेद करके रहते हैं। उसी तरह से ये हाथों से खुदाई करते हैं और इन्हें इनलीगल कर दिया गया था, प्रतिबंधित भी किया जा चुका है। ठीक है, तो इनकी मदद ली गई। तो 6 रैट माइनर्स की टीम यहाँ पे बुलाई गई। 27 नवंबर 2023 को रैट माइनर्स पाइप के जरिए अंदर जाते हैं और हाथ से खुदाई करने का सिलसिला शुरू होता है। लगातार हाथों से खुदाई करते हुए रैट माइनर्स पाइप के जरिए अंदर चले जाते हैं, हाथ से खुदाई करने लगते हैं और सिर्फ 2 दिन में इन 6 लोगों की टीम ने 41 मजदूरों की जान बचा ली थी। आइए हम जानते हैं कि जो रैट माइनर्स हैं ये कौन होते हैं, मशीन फेल होने पर इन्हें काम पर क्यों लगाया गया और ये जो टेक्निक अपनाते हैं वो कितनी सेफ है और कितनी खतरनाक है। आइए जानते हैं पूरे विस्तार पर। आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। यूपीएससी करंट अफेयर्स के लिए रामबाण साबित होता है। तो चैनल पर नए हैं तो यूपीएससी करंट अफेयर या आप सिर्फ जानकारी के लिए यहाँ देख रहे हैं तब भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके ज्ञान में वृद्धि ही करेगा। तो चैनल को देर ना करते हुए सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो आइए जानते हैं रैट माइनर्स कौन है, इस शब्द की शुरुआत कब हुई और कहाँ से हुई। नॉर्थ ईस्टर्न हिल सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिलोंग में एनवायरनमेंट स्टडी विभाग के जो एचओडी हैं ओम प्रकाश सिंह, वो बताते हैं कि रैट माइनर्स शब्द का मतलब छोटी छोटी सुरंगों में घुसकर कोयला निकालने वालों से है। यानी कि कोयला निकालने वाले जो मजदूर होते हैं या कुछ चोरी के काम में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो जो छोटी छोटी सुरंगें होती हैं उसमें घुसकर कोयले खदान में कोयले निकाले जाते हैं। सबसे ज़्यादा मेघालय में रैट माइनिंग करने वाले लोग रहते हैं, जहाँ तक इनको पता है। यानी कि जो एनवायरमेंटल स्टडी विभाग के एचओडी हैं शिलोंग में ओम प्रकाश सिंह, इनके अनुसार ये बताते हैं, जो इनके अनुभव हैं, बताते हैं कि मेघालय की कोयला खदानों में छोटा होल बनाकर खुदाई की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ कोयले की लेयर 3 से 4 फीट यानी बेहद पतली होती है। कोल माइनर सीधे लेयर तक जाने के लिए छोटे छोटे होल बनाते हैं। इनका मानना है कि रैट माइनर शब्द का चलन भी मेघालय से ही शुरू किया गया था। ये होल
इतने छोटे होते हैं कि इनमें सीधा बैठा भी नहीं जा सकता। इनमें घुटनों के बल पहुंचते हैं और कोयला खोदते हैं। खुदाई की यह प्रोसेस चूहे के बिल खोदने जैसी होती है और इस कारण इन्हें रैट माइनर्स के नाम से जाना जाता है। दो तरह से खुदाई करने की प्रक्रिया इसमें होती है। साइड कटिंग प्रोसीजर होता है, यानी कि पहाड़ की ढलान से इसमें छेद बनाकर खुदाई शुरू की जाती है, और दूसरा अंदर की तरफ घुसकर खुदाई करते हैं और टारगेट की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। बॉक्स कटिंग प्रोसीजर भी होती है, यानी कि बॉक्स की तरह इसमें काम किया जाता है, यानी कि इसमें एक चौड़ा गड्ढा खोदकर नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं। वर्टिकली खुदाई कर उस टारगेट तक पहुंचा जाता है जहां माइनिंग करनी है। तो ये होता है बॉक्स कटिंग प्रोसीजर। अगर मशीन जब फेल हो गई तो क्या किया गया था? टनल में मजदूरों को निकालने के लिए आगर ड्रिलिंग का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही तरीका अपनाया गया। अमेरिकी आगर मशीन खराब होने के बाद मशीन से की जाने वाली हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग को रोक दिया गया। इसके बाद आगर के जरिए वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही थी। सुरंग की अगर हम बात करेंगे तो जो सुरंग में ड्रिलिंग होती है उसमें 6 तरीके अपनाए जाते हैं। पहला ब्लास्ट होल ड्रिलिंग, यानी कि ब्लास्ट कर दिया जाता है। दूसरा डायमंड कोर ड्रिलिंग, और तीसरा होता है रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिलिंग। चौथा होता है एयर कोर, और पांचवा होता है रोटरी एयर ब्लास्टिंग, और छठवां होता है आगर ड्रिलिंग मशीन। तो इसी आगर ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जा रहा था। इसमें अगर हम बात करेंगे तो रैट माइनर्स जो होते हैं वो पाइप के अंदर बैठकर खुदाई करने में छोटे छोटे स्टेप लेते हैं, जो काफ़ी सफल रहा होता है। इस दौरान मलबे को धीरे धीरे हटाते हैं, जिससे ऊपर से मलबा गिरने का खतरा कम होता है। इससे ऑक्सीजन का लेवल भी कम नहीं होता है। उत्तरकाशी टनल में ड्रिलिंग के बाकी 5 में से किसी भी तरीके को अपनाया नहीं जा सकता था। इस कारण रैट माइनर्स को बुलाने का फैसला किया गया था। अगर हम कुछ वजहों को जानें कि रैट माइनर्स की ज़रूरत क्यों पड़े, तो इसमें कई वजह निकल के आती हैं, जैसे कि लोहा और पत्थर। आगर का अगला हिस्सा मलबे में मौजूद लोहे और पत्थर से टकराकर टूट रहा था। मलबे का मतलब जो मलबा जो टनल बनाई जा रही थी, जो इसमें मलबे लगाए गए थे, यानी कि जो उसमें धातुएं लगाई गई थी, जैसे लोहा था, पत्थर था, ये उसके ब्लेड के बीच में आता था, और जो ब्लेड होता था गड्ढा बनाने के दौरान टूट जाता था टकराने से। वाइब्रेशन की बात करें तो टनल में बड़ी बड़ी मशीनों से होने वाली वाइब्रेशन से और ज़्यादा मलबा गिरने की आशंका होती थी, यानी कि वाइब्रेशन, घर्षण जिसे आप कह सकते हैं, जब रगड़ होती थी तो वहाँ पे जो पहाड़ था वो हिलने की स्थिति में आ जाता था और मलबे गिर जाते थे। मौसम की बात करें तो उत्तरकाशी में बारिश की आशंका को देखते हुए टनल में पानी भरने की भी आशंका हो रही थी। मजदूरों की हालत की बात करें तो अंदर फंसे मजदूरों को ऑक्सीजन की कमी और भारी मशीन चलने से सिर दर्द और उल्टी भी हो रही थी। तो इन सारी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए मजदूरों को बाहर निकालने का सबसे बेहतर तरीका रैट माइनर्स को ही माना गया था। रैट माइनर्स ने किस तरह से खुदाई की, अगर हम उसकी बात करेंगे तो इन्होंने कई स्टेप अपनाए थे, जिनमें अगर हम पहले स्टेप की बात करेंगे तो रैट माइनर्स पाइप के जरिए 50 फीट तक अंदर चले गए। दूसरे स्टेप में दो दो लोगों की कुल 3 टीम थी जो शिफ्ट में अंदर जाती थी, यानी कि शिफ्ट बनाकर ही अंदर काम करते थे। तीसरे स्टेप में अंदर गए 2 लोग में एक हाथ से खुदाई करता और दूसरा मलबा इकट्ठा करता था। चौथे स्टेप में बाहर खड़े मजदूर ट्राली के जरिए मलबे को पाइप से बाहर निकाल लेते थे, जो बाहर खड़े हुए मजदूर होते थे। रैट माइनर्स के जो हथियार होते हैं, अगर हम उनकी बात करेंगे तो हाथों से चलाने वाली ड्रिलिंग मशीन होती है, गेंती होती है, और हथौड़ा होता है, और छेनी होती है। छेनी, हथौड़ा, गेंती और ड्रिलिंग मशीन जो होती है छोटी वाली, उससे ये काम करते हैं। उत्तरकाशी में रैट माइनर्स को प्लाज्मा कटर और लेजर कटर के साथ अंदर भेजा गया था, ये आपको ध्यान में रखना होगा। रैट माइनर्स कौन से तरीके अपनाते हैं, ये कितना सुरक्षित होता है, जब हम इसकी बात करते हैं तो उत्तरकाशी टनल में रैट माइनर्स को ऑक्सीजन सहित कई सुविधाएं मिली हुई थी, लेकिन असल में रैट माइनर्स को रियल लाइफ में ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलती है। सख्त पत्थर या कोयला आने पर उसे मैनुअल ड्रिलिंग करके काटते हैं। कई बार खुदाई के दौरान खदान धंस जाती है और इसमें दबकर लोग मर भी जाते हैं। कभी कभी सुरंग में पानी भर जाता है तो उसमें डूबने से भी मौत हो जाती है। राइट होल माइनिंग बेहद खतरनाक और रिस्की प्रोसेस होता है। यही वजह है कि 2014 में ही मेघालय में राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसे हम NGT के नाम से जानते हैं,
इस पर इन्होंने रोक लगा दी थी। तो शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि जो रेट माइनर्स होते हैं इन पर रोक लगा दिया गया था सरकार के द्वारा, जो कि बैन की गई रेट माइनर्स टीम होती थी उन्हीं आज बैन की गई वस्तुओं से, कह सकते हैं व्यक्तियों से आज 41 लोगों की जान बचाई गई है। रेट माइनर्स कौन होते हैं, कहाँ रहते हैं, इसके बारे में हमने थोड़ा सा आपको बताया कि कोयले की खदानों के लिए ये मशहूर होते हैं। और इनके बारे में जब हम जानते हैं तो उत्तरकाशी में जो रेट माइनर्स बुलाए गए थे वो एक कंपनी के लिए काम करते हैं, लेकिन असल में रेट माइनर्स मजदूर वर्ग के लोग होते हैं। ये काफ़ी गरीब परिवार से होते हैं। रोजगार नहीं मिलने पर ये 100 फीट तक गहरी सुरंग में घुसकर कोयला निकालते हैं। ये माइनिंग एरिया में अवैध बस्तियों में रहते हैं। इसमें केवल युवा ही नहीं, बच्चे और महिलाएं और परिवार के परिवार भी इस काम में लगे होते हैं। ये बंद खदानों में अवैध रूप से माइनिंग करते हैं। ये ग्रुप में सुरंगों में अंदर घुसते हैं। अगर सबसे छोटे ग्रुप की बात करें तो ये 8 से 10 लोगों का होता है। आमतौर पर अवैध खनन करने वाले ग्रुप में 100 से 200 लोग होते हैं। ये बंद खदान का एक तरफ से मुहाना खोलते हैं और फिर खुदाई करना शुरू करते हैं। ये कभी दिन में नहीं काम करते हैं, ये रात में ही काम करना पसंद करते हैं। इसे बोलचाल की भाषा में माइनिंग में सेंधमारी कहा जाता है, यानी कि चोरी कर ली जाती है। ये रेट माइनिंग होल है कि अगर हम बात कर रहे हैं तो ये रात में सेंधमारी के जरिए काम करते हैं। इनकी कमाई की अगर हम बात करेंगे तो ये 2 से 3 हज़ार रुपये एक दिन में कमा लेते हैं। धनबाद में 100 से 150 ऐसी इंडस्ट्री हैं जो ईंधन के रूप में कोयला का इस्तेमाल करते हैं। ये पहले BCCL यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से कोयला खरीदती थी। ये इंडस्ट्रीज कई बार नीलामी में पिछड़ने या दाम ज़्यादा रहने के कारण BCCL से कोयला नहीं खरीद पाते। ऐसे में ये कंपनियां इन रेट माइनर्स से अवैध रूप से कोयला खरीदती हैं। ये लोग अक्सर बंद कोल माइंस में रात में घुसते हैं और पूरी की पूरी बस्ती कोयला खोदने घुस जाती है। एक रात ये कोयला काट काट कर वहीं खदान में इकट्ठा करते हैं और अगले दिन उस कोयले को बाहर निकालकर बाइक, स्कूटर, बड़े छोटे 4 पहिया वाहन या जिसके पास जो भी वाहन हो उस पर लादकर उस इंडस्ट्री तक पहुंचा देते हैं। रेट माइनर्स की एक दिन की कमाई 2000 से 3000 रुपये आंकी जाती है। इतना पैसा कमाने के बाद भी ये लोग अपना लाइफ स्टाइल ऊंचा नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इन पैसों को शराब और जुओं में उड़ा देते हैं। शराब और जुओं से इनकी ज़िंदगी झंड और बर्बाद हो चुकी है। रेट माइनिंग के जरिए निकाले गए 40 किलो की एक बोरी कोयले की कीमत अगर हम बात करेंगे तो 250 से 300 रुपये आंकी जाती है और बाकी मोल भाव पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि जो भारत के 41 मजदूर भारत के ही उत्तरकाशी उत्तराखंड राज्य में फंसे हुए थे। इनको निकालने में 17 दिनों की प्रोसेस के बाद इन्हें निकाला जाता है और इसमें 41 मजदूरों को निकाल दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक थी। और निकलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली और देश भी राहत की सांस लिया, क्योंकि ऐसी घटनाएं जब भी होती हैं तो बड़ी भयानक होती हैं। हमने जाना आज की कड़ी में अमेरिकी आगर मशीन के टूटने के बाद रेट माइनर्स जो देसी तकनीक होती है इनके द्वारा 41 मजदूरों को किस प्रकार बचाया गया था। और रेट माइनर्स मेघालय राज्य में बैन थी, लेकिन इनका उपयोग किया गया इन्हें मजदूरों को बाहर निकालने के लिए। तो उम्मीद है कि अब आपको चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आ चुकी हैं। पहले भी हमने एक स्टोरी इस पर कर रखी थी जब ये लोग फंसे हुए थे, और आज निकलने के बाद भी हमने इसको फाइनल स्टोरी कंप्लीट कर लिया है। तो दोनों को आप देख सकते हैं अगर आपने अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं रखी है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए न्यूज़ के साथ, उसको एक्सप्लेन करेंगे कंप्लीटली। तो चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को भी रखिएगा कि आप क्या सोचते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो 2 से 3 हज़ार रुपये प्रतिदिन कमाते हैं और शराब जुए में अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं। और इन मजदूरों के बारे में भी अपने 2 बातें लिख सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।